हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी हिमांक में अवनमन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो देखो, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन में जाएं तो हम पाएंगे कि किसी भी मैटर का वो टेम्परेचर जिस पर उस मैटर की सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों इक्विलिब्रियम में होती हैं और दोनों स्टेट्स की वेपर प्रेशर सेम होते हैं, अर्थात दोनों स्टेट के ऊपर समान वेपर प्रेशर पड़ता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इस टेम्परेचर को ही क्या बोला गया है, मैटर का फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए बच्चों कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था साम्य पर हो और दोनों अवस्थाओं के वाष्प दाब बराबर हो, तो हम उसे बोलते हैं उस पदार्थ का हिमांक। ठीक है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स of the same substance are in equilibrium and have the same vapor pressure for both states। वह ताप जिस पर एक ही पदार्थ की दो अवस्थाएं साम्य में होती हैं तथा दोनों अवस्थाओं के वाष्प दाब समान होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम अगर देखें कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी मैटर का और जो वेपर प्रेशर है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जिस मैटर का वेपर प्रेशर ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हमने यहाँ पर देखें कि यह है सॉल्वेंट और यह है सॉल्यूशन। हमने देखा है कि जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, उसी के सॉल्यूशन से क्या होता है, ज्यादा। मतलब है कि एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है उसी सॉल्वेंट में बने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनके फ्रीजिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। मतलब जैसे वाटर है तो वाटर प्योर रखा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब मान लो हम उसमें कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दें और एक सॉल्यूशन बना दें। अब हम इसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे तो उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 से नीचे चला जाएगा, मतलब माइनस में होगा, माइनस डिग्री में। मान लो -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इस तरह से जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है उनमें से सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो ये जो डिफरेंस आ गया, मतलब है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है, उसे ही किस फॉर्म में लिया गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं क्या, हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी हो जाना, डिक्रीज हो जाना। तो ये जो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम T नॉट F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट TF इनके डिफरेंस के बराबर होता है। समझ गए बच्चों कि विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक का जो अंतर है वही है हिमांक अवनमन। मतलब डिफरेंस किसका है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन। मतलब डेल्टा TF इक्वल टू हो गया T नॉट F माइनस TF। इसका मतलब है कि अगर हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो जो सॉल्वेंट है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में से आपको क्या माइनस करना होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम आएगा। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि ये ज्यादा तो ये कम, अर्थात डेल्टा TF ज्यादा तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं और यहाँ पर वेपर प्रेशर। हम ये देखें ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सॉल्वेंट की दो स्टेट इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड और लिक्विड। इसके इस पॉइंट से नीचे पूरी सॉलिड स्टेट है और इस पॉइंट से ऊपर लिक्विड स्टेट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या है, दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम में है। उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में जो
जो टेम्परेचर है वो सॉल्वेंट का क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, समझ गए। और उस समय उसका कोई फिक्स वेपर प्रेशर रहता है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, किसमें, सॉल्वेंट में जो रखा था प्योर, तो एकदम वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अब वेपर प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो यही पॉइंट यहां शिफ्ट होगा, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो पॉइंट शिफ्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पीछे इस तरह से आ गया, मतलब है कि उससे नीचे चला गया। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सॉल्यूशन की ये लिक्विड स्टेट और इसके बाद सॉल्यूशन की जो है सॉलिड फेज है, लेकिन इस पॉइंट पर दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो पॉइंट है ये तो हो गया सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये हो गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो डिफरेंस आया, ठीक है, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं डेल्टा टी है, इसे हम लेंगे टी डॉट एफ माइनस टी एफ। सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर दें तो ये आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह से यहाँ प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ, ये इसकी डेफिनेशन है, तो आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं, ठीक है, डेल्टा टीएफ और मोलैलिटी का रिलेशन, मतलब है कि हिमांक और नमन और मोलरता में क्या संबंध है। तो देखो, जैसा आपने इससे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा था, वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लेना है आपको अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पर ये प्रूव किया गया कि जो डेल्टा टीएफ है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाते जाते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, तो इस तरह से डेल्टा टीएफ यहाँ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो एक नया कांस्टेंट आ गया केएफ। इसको बोला गया है मोलर डिप्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर हम इसे आगे डिफाइन करेंगे आगे। फिर और आगे बढ़े तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 टू द पावर 3 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सब ग्राम में है। तो डेल्टा टीएफ बस हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं इसकी, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया। इससे हम सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर हमें मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का तो हम ये यहाँ रख दें, तो हमारा एक इक्वेशन ये बन गया जिससे हम सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। mv है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और wb जो है ये है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और wa जो है ये है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। अगर हम मोलर मास और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन देखें सॉल्यूट के साथ, तो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जिस सॉल्यूट का मोलर मास ज़्यादा होता है उस सॉल्यूट का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। फिर हम और आगे आते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये जो रिलेशन है, ठीक है, इनमें जो आयोटा की वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि ये रिलेशन केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, सुक्रोज है, यूरिया है, जो मॉलिक्यूल अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में बने रहते हैं सॉल्यूशन में, उन्हीं को बोला गया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया गया, आयोनिक कंपाउंड लिया गया जो आयोनाइज्ड होता है, तो उसमें आयोटा आ जाएगा। आयोटा के बारे में मैं इससे पहले बता चुका हूँ, तो आयोटा से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आयोटा का मतलब है नंबर ऑफ आइंस। आयोटा से आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी आइंस बढ़ जाएंगे उतने टाइम्स कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आयोटा ले लें और m की वैल्यू ले लें, तो इससे हम एक इलेक्ट्रोलाइट का डेल्टा टीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं केएफ के बारे में। ये है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखो हम इस रिलेशन से ले लें कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम। अगर हम m 1 मोल पर किलोग्राम कर लें, यूनिट में ले लें, तो ये दोनों बराबर होगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया जाए और उसमें 1 मोल सॉल्यूट मिला दिया जाए, तो उस सॉल्वेंट के
फ्रीजिंग पॉइंट में जितना डिप्रेशन होगा, जितनी कमी होगी, जितना डिक्रीज होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, उस सॉल्वेंट का क्या कहलाएगा, KF। ध्यान रखें, KF हो या KB हो, ये सॉल्वेंट के लिए होते हैं स्पेसिफिक, मतलब सॉल्वेंट के लिए इनकी वैल्यू होती है KF। हर एक सॉल्वेंट के लिए KF होता है, उसका अपना एक मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो गई कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड KF। एक मोलर विलयन के हिमांक का अवनमन ही क्या कहलाता है, KF। इसकी यूनिट पे जाओगे तो डेल्टा TF/m है। तो आप देख रहे हैं कि TF तो केल्विन है, ये टेम्परेचर है, ये मोलरिटी है, मोल तो केल्विन और मोल पर किलोग्राम, तो इसकी यूनिट आ गई। ठीक है, हमारे पास जो KF की यूनिट आई वो हो गई केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब हम आगे आते हैं कि डिटर्मिनेशन कैसे करें KF का। तो जैसे KB का रिलेशन था बिल्कुल सेम वही है, अंतर यहाँ सिर्फ आया है। तो यहाँ पर जो T0F है ये है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में, और ये कहलाती है उसकी क्या, फ्यूजन एंथैल्पी, मोलर फ्यूजन एंथैल्पी। तो ये रिलेशन है, और ये यहाँ पर है मोलर मास। और आगे बढ़ा सकते हैं, चूंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा बराबर होता है डेल्टा HF/ma। तो हम इसको रख दें तो, और R को कैलोरी में ले लें। यहाँ पर मैंने R किसमें लिया है, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। तो एक रिलेशन और बन गया, ये यहाँ पर लेटेंट हीट जो है वो किसमें दी है, कैलोरी पर ग्राम में। तब ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन बन जाएगा। एक रिलेशन होता है TS, ठीक है, TSF। तो यहाँ पर क्या आएगा, F इक्वल टू होता है डेल्टा HF। तो हम डेल्टा HF हटा के ये रखते हैं, TF से TF कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक रिलेशन एक ये बन जाएगा। बाकी मैंने ये सब लिख दिया कहाँ क्या है। तो इस तरह के रिलेशंस हैं इसके लिए आपके KF डेल्टा TF, तो आपने नोट किया। अब हम आते हैं डेल्टा TF और TB का रिलेशन। तो देखो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। तो M से M कट जाए, जब सेम सॉल्यूशन हो तो ये रिलेशन आता है। फिर इसी तरह से रिलेशन बिटवीन डेल्टा TF और RLBP, रिलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो डेल्टा TF का ये रिलेशन है और इसका RLBP का ये रिलेशन है। इस तरह से WB और MB की वैल्यू को हम इस इक्वेशन से देखें तो ये होती है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दें तो हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा, बिल्कुल सेम। डेल्टा TB का जो रिलेशन है वही है, बस यहाँ वहाँ पर डेल्टा TB था तो यहाँ डेल्टा TF है, वहाँ KB था तो यहाँ KF है, बाकी सेम है सब। अब आते हैं एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस या एजेंट्स। तो देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करने में किया जाता है, मतलब सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए यूज होते हैं उनको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स, हिमरोधी पदार्थ। इनका यूज वहाँ होता है जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चलता है, जिन कंट्रीज में, अर्थात जहाँ कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पर यूज होता है गाड़ियों के रेडिएटर के वाटर को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए। तो इनको वाटर में मिला दिया जाता है जिससे वाटर 0 डिग्री से नीचे होने पर भी क्या है, सॉलिडिफाइड नहीं होता, मतलब आइस में नहीं बदलता। तो द सब्सटेंस विच डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मींस प्रिवेंट्स, समझ गए ना। हम ये कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेस which decrease freezing point of water means prevent freezing point of water are called anti-freezing agents used in radiator of vehicles in cold climates। मतलब ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग जल के हिमांक को कम करने में किया जाता है बच्चों, उनको बोलते हैं हिमरोधी पदार्थ। इनका यूज वहाँ होता है जहाँ टेम्परेचर 0 से नीचे चलता है, वहाँ पर गाड़ियों के रेडिएटर में के पानी को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए इनको मिला दिया जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जल के हिमांक को कम कर देते हैं अर्थात जल को जमने से रोकते हैं, इनका उपयोग ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में किया जाता है।
इनको इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है जैसे थाइलिन ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल है, अल्कोहल्स है, इनका यूज किया जाता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स के फॉर्म। तो समझ गए होंगे आप कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दें, अर्थात वाटर को जमने से, सॉलिडिफाइड होने से रोकते हैं, उनको बोला गया है एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स। और इनके ये एग्जाम्पल है। अगर मान लो आपको किसी वाटर की अमाउंट दी गई हो और उसको जो है एंटी फ्रीजिंग एजेंट की अमाउंट पूछी गई हो कि कितनी लगेगी कि ये लिक्विड फॉर्म में ही बना रहे, मतलब वाटर की एक गिवन अमाउंट को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने के लिए कितना एंटी फ्रीजिंग एजेंट लगेगा, उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। WB यहाँ पर जो है ये क्या है, यहाँ पर जो मैंने दी है ये है एंटी, मतलब हम यहाँ पर ले लेते हैं कि जो WB यूज हुआ है ये कहलाएगा, इसके लिए जो पर्टिकुलर बता रहा हूँ WB हो जाएगा अमाउंट ऑफ, ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, और जो MB है वो सीधा क्या होगा, मोलर मास ऑफ एंटी फ्रीजिंग, ठीक है, एजेंट। WA जो है, या हम ये कहें कि ये जो है WH2 में ऐसे लिख दूं तो ये है वाटर की अमाउंट जिसको हमें सॉलिड होने से रोकना है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आइस प्रेसिपिटेट हो जाएगा अगर आपको वाटर दिया गया हो और इथाइलिन ग्लाइकोल की इतनी मात्रा मिलाई गई है, तो वो पूछे कि वाटर में, तो बताएं कितना वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो वाटर की जितनी अमाउंट है, ठीक है, उसमें से क्या है केवी, और इस फॉर्मूले का ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको क्या करें आप, सॉरी, इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, WA, मतलब है कि जो आइस की अमाउंट है प्रेसिपिटेट होगी टोटल वाटर में से WA का मतलब है कि WH2O, ये कैलकुलेट कर लोगे सब वैल्यू पुट अप करके, एंटी फ्रीजिंग की अमाउंट, उसका मोलर मास KF, डेल्टा TF, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल वाटर में से इतना वाटर तो लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा, तो बाकी क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पहले आप इसे नोट करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट रखना है। देखो मैंने अभी आपको बताया था डेल्टा TF और TF एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिस सॉल्यूशन के लिए ये ज्यादा तो ये कम होगा, ठीक है। डेल्टा TF अगर लो है तो TF हाई होगा। अब हम इस तरह से पॉइंट याद रखें, एक ही सॉल्यूट के डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर एक ही सॉल्यूट से बनाया गया हो, तो ध्यान रखें कि जो डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोलारिटी, और TF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलारिटी। इसका मतलब है कि 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर में सबसे ज्यादा डेल्टा TF 3 मोलर का होगा, तो मोलर कंसंट्रेशन हो या मोलर ये ज्यादा तो ये ज्यादा, और जबकि फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल उल्टा होगा। पहला पॉइंट समझ गए होंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट दिए गए हैं और उनकी सेम कंसंट्रेशन है, तो ध्यान रखें डेल्टा TF आयोटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि TF जो है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे NaCl CaCl तो ये है, इसका आयोटा 2 है, इसका 3 है, इसका 4, मतलब नंबर ऑफ आइंस, तो जितने ज्यादा आइंस उतना ज्यादा डेल्टा TF, क्योंकि ये एक कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा इसकी वैल्यू। तो उल्टा याद रखना है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर सेम स्ट्रेंथ दी गई हो तो ध्यान रखें कि सेम स्ट्रेंथ होने पर मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा सॉल्यूट का तो उसके मोल्स कम आएंगे, मोल्स कम आएंगे तो पार्टिकल्स कम होंगे, पार्टिकल्स कम होंगे तो ये प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज है, सबका 10 ग्राम पर लीटर में, इसकी मोलारिटी निकालें तो 10/60 इसकी होगी, 10/180 और ये 10/342। तो इसका मतलब है कि सबसे कम मोलर मास यहाँ है तो सबसे ज्यादा मोल्स यहाँ है, तो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी का ये ऑर्डर होगा, अर्थात डेल्टा TF का ये ऑर्डर होगा, तो TF का इनका जो है ये होगा। अब मान लो नॉन इलेक्ट्रोलाइट को और सेम कॉन्सेंट्रेशन दी गई हो, तो अगर उनकी सेम कॉन्सेंट्रेशन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, तो इनकी कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, अर्थात डेल्टा TF सबका सेम होगा तो TF भी सेम होगा। तो इस तरह से आप कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी में अगर डेल्टा TF से देखें तो सारे रिलेशन बता दिए मैंने, उनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।